अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है ये हिस्ट्री ऑफ ग्रीक लॉ से रिलेटेड है। हमने इससे पहले लेक्चर में लॉ की मुकम्मल हिस्ट्री हमने पढ़ी है, डिस्कस की है। लॉ के ओरिजिन से लेकर माअत से लेकर हमने एंड तक जो है इसको स्टडी किया है। और आज का हमारा जो लेक्चर है ये स्पेसिफ़िक, वैसे तो जनरली ये सभी के लिए है, ग्रीक लॉ की हिस्ट्री है, लेकिन ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो एनुअल सिस्टम प्रोग्राम है उसमें ये फ़र्स्ट ईयर के लॉ का जो पार्ट फर्स्ट है उसके सिलेबस का हिस्सा है। तो एंशियंट ग्रीक से हम स्टार्ट लेते हैं 800 बीसी से, उससे भी पहले का जो दौर है। तो इसको मैंने अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में मैंने इसको 3-4 तरीक़ों से इसको मैंने लिखा है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पूरी हिस्ट्री को, ये जो लॉ की हिस्ट्री है एंशिएंट ग्रीक की, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैं आपको इन 4 हिस्सों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं ग्रीक लॉ की हिस्ट्री के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे, और इम्पॉर्टेंट जो करैक्टर हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं और उनके आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ ग्रीक लॉ, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सामने है एंशिएंट ग्रीक, इनका जो गवर्नमेंट थी, इनका जो लीगल सिस्टम था, इनकी जो पॉलिटिक्स थी वहाँ पे, वो उसको मैंने ये डायग्राम बनाई है। इसके मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं। तो पार्ट जो फर्स्ट है हमारा, जो मैंने लिखा हुआ है मोनार्की बिफोर 800 बीसी। तो ये 800 बीसी से स्टार्ट होता है। मोनार्की मतलब एक बादशाहत इसे कहा जाता है। मोनार्की मतलब बादशाहत, रूल बाय अ किंग who inherited power and passed it to his heirs। तो मोनार्की में ये होता है कि एक बादशाह होता है और तमाम इख्तियारात जो होते हैं वो उस बादशाह के पास होते हैं। वो अपने पावर अपने पास रखता है, तमाम किस्म की बादशाह उसके पास होती है, फुल पावर होता है। और ये पावर किसी भी डेमोक्रेटिक या किसी पॉलिटिकल वे से उसने नहीं गेन की होती। तो मोनार्की में ये उसे इनहेरिट मिली होती है, उसे विरासती तौर पर, ये यानी कि बादशाह का बेटा बादशाह होता है, ठीक है। और उसी तरह वो अपने हीयर्स को, जो उसके आगे वारस होते हैं, फिर ये बादशाह आगे उनको मुंतकिल हो जाती है, ठीक है। तो आजकल जो किंगडम है, जिस तरह के मुख्तलिफ अरब ममालिक में ये चल रही है किंगडम हमारा, जो ये मोनार्की सिस्टम ही है, ठीक है जी। तो एंशिएंट ग्रीक में 800 बीसी में मोनार्कीस था, ये वाला सिस्टम था। और उसके बाद जो सिस्टम वहाँ पे आया वो ओलिगार्की सिस्टम आ गया, ओलिगार्की। तो ओलिगार्की सिस्टम जो है ये बादशाहत से नहीं मिलता, ये डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, लेकिन ओरिजिनल डेमोक्रेटिक नहीं होता। ओलिगार्की जो है ये 800 बीसी से 650 बीसी तक का पीरियड है, तकरीबन 150 साल का पीरियड। इसकी डेफिनेशन ये है कि ओलिगार्की सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, इज अ सिस्टम विच इज़ रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी नोबल्स। तो एक सिस्टम, ठीक है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम, एक रूलर्स का, ग्रुप ऑफ रूलर्स का एक ऐसा निज़ाम जो कि कुछ वेल्दी नोबल्स जो हैं, जिसको वो, उनके हैंड ओवर होता है, जिसको वो चला रहे होते हैं, वो निज़ाम सारा वो चला रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह कह लें कि अभी जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का एक जिक्र होता है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट चलता है। तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट ही होती थी, ओलिगार्की जो है ये एक इस्टेब्लिशमेंट ही होती थी, लेकिन ये वो इस तरह डीप स्टेट टाइप नहीं होती कि जिस तरह पाकिस्तान के बारे में दुनिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस्टेब्लिशमेंट मीन्स, और डीप स्टेट मीन्स गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट, और अ सिस्टम विद इन द सिस्टम, अ कंट्री विद इन द कंट्री। यानी कि एक मुल्क के अंदर एक और मुल्क का होना, एक निज़ाम के अंदर किसी और निज़ाम का होना, ठीक है ना। एक हुकूमत के अंदर कोई और हुकूमत होना, उसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पावरफुल लोग होते हैं, उनके हाथ में ये होती है। तो ओलिगार्की बेसिकली यही था, लेकिन ये चूंकि ओलिगार्की एक बाकायदा एक रूलिंग फोर्स होती थी, तो ये वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के समझे लोग थे, लेकिन वो बाकायदा गवर्नमेंट वाले होते थे। वो बाकायदा एक गवर्नमेंट होती थी जो उनके हाथ में होती थी, और वो निज़ाम अपनी मर्जी से चलाते थे, कानून उनकी मर्जी का होता था, अदालत उनकी मर्जी की होती थी। तो यह है जी ओलिगार्की। ओलिगार्की के बाद हमारे पास आ जाता है टायरेनी, ठीक है। टायरेनी, टायरेनी टेरेंट से निकला है,
650 टू 500 BC तक का ये पीरियड है, ठीक है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं कि 150 साल के तकरीबन ये पीरियड है, ठीक है ना। तो इस पीरियड में एक टेरेंट किस्म का जो है वो हुक्मरान होता था। टेरेंट मीन्स जालम, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा फ़र्द जो कि जालम नेचर का, यानी कि फुल पावर होता है वो, और वो रूल्स और राइट्स के हिसाब से बड़ा वो क्रूअल होता है कि वो सारे रूल्स, सारी पावर्स जो है ना, उसके अदालत वाली पावर्स भी उसके पास होती हैं, वो चीफ जस्टिस वाली भी उसके पास होती हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली भी उसके पास होती हैं जी, और वो सेनेट भी वही होता है, पार्लियामेंट सारा कुछ वही होता है। बट हेयर वी कैन नॉट डिस्कस chief justice, chief of army staff, parliament or senate, because we are talking about ancient Greek history of law और Greek law, ठीक है ना। तो टेरेनी एक उनका स्पेसिफिक पीरियड काउंट करती है हिस्ट्री, जिसमें इट इज़ रूल बाय अ टेरेंट, अ नोबल हु सीज्ड एब्सोल्यूट पावर, ठीक है ना। तो एक नोबल मीन्स जहाँ पे वो आपने सादा नोबल नहीं ले लेना, नोबल का मतलब जो अंग्रेजी में हमने पढ़ा है कि नेक आदमी, तो नोबल का मतलब ऐसा बंदा होता है, ऐसा बंदा उस वक्त समझा जाता था जो कि एक मेल सिटीजन, वेल्दी, पावरफुल, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना। तो इस तरह की जितनी भी ज़्यादा खूबियाँ किसी बंदे में पाई जाती थी, उसके पास पैसे का ख़ास तौर पे उसका वेल्दी होना, ठीक है ना, ये काउंट होता था टेरेंट में, इसमें नोबल में, ठीक है ना। तो कोई भी नोबल जो था वो उस वक्त इस तरह के गवर्नमेंट वो बना लेता था। और ये टेरेंट पीरियड में एक दो स्पेसिफिक उनके हैं जो उनके रूलर हैं, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, उनका बड़ा नाम आता है बार बार। पेरिसलीज एक उसमें है, PERICLES, पेरिसलीज, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे एक काउंट होता है कि जिसने ये इस तरह का एक हुक्मरान गुजरा है, ठीक है। उसके बाद ये डेमोक्रेसी, इनका जो फोर्थ और इनका जो इम्पोर्टेंट पीरियड है एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री का, वो है जी डेमोक्रेसी, जिसे कि सारी दुनिया ही पसंद करती है। इसकी बहुत सारी इसके ऊपर डेफिनेशंस हैं, लोग डेफिनेशन की हुई है कि आ गवर्नमेंट मेड बाई पीपल, रूल बाई पीपल, फॉर द पीपल इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो अरिस्टोटल ने इसकी की ये डेफिनेशन, बेशुमार इसकी डेफिनेशन हैं। तो उस वक़्त के हिसाब से हिस्ट्री में ये आफ्टर 500 ये स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक पीरियड जो है, ठीक है। तो इसमें ये था कि रूल बाय पीपल, तो डेमोक्रेसी की नेचर यही होती है कि रूल बाय पीपल, पीपल जो उनका वोट जो होता है वो ज़्यादा काउंट होता है, ठीक है ना। एंशिएंट ग्रीस जो था, तो उसमें पीपल से मुराद या सिटीजन से मुराद, क्योंकि डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे तो हम सिटीजन्स की और सिटीजन्स के वोट की बात करेंगे। तो उस वक़्त में, इस दौर में आफ्टर 500 BC की हम बात कर रहे हैं, तो इस वक़्त में जो वोट डालने का राइट था एंशिएंट ग्रीक में, वो जस्ट मेल सिटीजन्स को था, और उन्हीं को ही नोबल कहा जाता था। वहाँ पे फीमेल्स को और इवन के स्लेव्स को, चाहे वो मेल्स भी थे, उनके पास ये नहीं इख्तियार था कि वो वोट डाल सकते थे, ठीक है जी। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक पीरियड है। डेमोक्रेटिक पीरियड के हवाले से कुछ फिर उनके ये सोमन और क्लाइस्थनीज, ये तकरीबन जो है उनके इस तरह के और भी काफ़ी सारे लीडर, हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो मेल सिटीजन जो थे वो तकरीबन 1/3, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो 1/3 होते थे सोसाइटी का। तो उनके वोट से ही वो जो है, उनके वोट से ही वो अपना जो था वो काउंट करते थे, अपना वो बनाते थे एक निज़ाम, जिसे वो डेमोक्रेसी कहते हैं। और उसको जनाब आला ये वोट डालने का एक ख़ास उनका तरीका था, जिसे कि सॉर्टिशन कहा जाता था, SORTITION, सॉर्टिशन। उसमें क्या था कि जितने भी ये मेल सिटीजन होते थे, उनके हाथ में ये एक एक पेबल, पत्थर पकड़ा देते थे। तो वो जाते थे और वो पत्थर वो किसी बास्केट में, किसी ड्रम में, किसी जगह पे वो रख देते थे, और बाद में उनको काउंट कर लिया जाता था। इस तरह करके इनका वो ये लोग इनके बन के आते थे। वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में, फिर ये लोगों को, जो लोग ये जिनको ये इलेक्ट करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते थे इलेक्टेड लोग, जो इनकी असेंबली होती थी। और इस डेमोक्रेटिक जो ये डेमोक्रेसी एथीन से रिलेटेड है, एथीन सिटी से रिलेटेड है, यूनान से, ग्रीस से रिलेटेड है, इसमें इसे डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें, आप कुछ लोग चीज़ें जो मैंने लिखी नहीं होती, मैं आपको ज़ुबानी बता रहा होता हूँ, आप उसे भी राइट डाउन कर लिख रहे हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी थी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, यानी ये इसमें तमाम लोग ही लॉ बनाने में, वो तमाम लोग ही असेंबली में बैठते थे, और तमाम लोग ही लॉ बनाने में अपना किरदार अदा करते, जितने भी सिटीजन होते थे। तो इसलिए इस असेंबली को डायरेक्ट असेंबली कहा जाता है। हाँ, उनकी एक
जूरी थी, उनका जो कोर्ट सिस्टम था वो 201 से 501 और 1501 तक की वो तादाद सामने आती है। जिस तरह के उनकी सिविल कोर्ट्स में ये उनकी तादाद जो होती थी जूरी की वो 201 होती थी, और क्रिमिनल केसेस में 501 और 501 और 1501 1501 स्ट्रेंथ होती। तो एक का फिगर साथ साथ जो चला आ रहा है ना, 201 501 और 1501, ये एक उनका मजिस्ट्रेट होता था जिसे वो उस अदालत का यानी कि फैसला करने वाला बंदा होता था, और बाकी उसकी जूरी होती थी। और वहाँ पे कोई प्रोसिक्यूटर जिस तरह हमारे हैं वो सिस्टम एक इस तरह नहीं चलता था। कोई भी बंदा अपना केस वहाँ पे रिप्रेजेंट करता था, उसकी एविडेंस को रीड किया जाता था। और जो बहुत अच्छी बात थी इस लीगल सिस्टम की, वो लीगल सिस्टम मैक्सिमम एक दिन में ही वो फैसला सुना देता था, मैक्सिमम एक दिन में वो फैसला सुना देता था अपना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उस वक्त की बात है। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स को पढ़ेंगे और एंड पे फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये जी हमारे पास इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ ग्रीक लॉ हिस्ट्री की। इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ ग्रीक लॉ हिस्ट्री मैंने शॉर्ट में GLH लिखा हुआ है। तो 700 BC से हम इनको स्टार्ट करते हैं। 700 BC इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रीक का जब नाम आता है तो सिटी ऑफ एथेंस का नाम आता है। एथेंस पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं, ठीक है ना। एथेंस और उसके बाद स्पार्टा और बड़ी मूवीज़ बनी हुई हैं इन हिस्ट्री के ऊपर। ये बड़े अजीम लोग थे। अब ये देखा ना कि डेमोक्रेसी की बुनियाद ही इधर रखी गई है, डेमोक्रेसी इधर से स्टार्ट होती है। वैसे किसी भी नॉलेज को छेड़ते हैं तो वो ग्रीस से ही स्टार्ट होता है, यूनान से स्टार्ट होता है, उसमें अरस्तु से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 700 BC फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ एथेंस, तो ये इस हवाले से अहम है 700 BC, ठीक है। अब सिटी ऑफ एथेंस बना तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात एक स्टेट सिस्टम बना, फिर वहाँ पे वो कोर्ट बनी, फिर वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम बना, ठीक है ना। वो जो हमने 4 पॉलिटिकल सिस्टम देखे हैं, मोनार्की, ओलिगार्की, टायरेनी, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो वो सारे एथेंस सिटी के में ही वो निज़ाम मामला जो तय पाए। उसके बाद 570 BC, ठीक है, इसमें क्लाइस्थनीज बॉर्न। क्लाइथनीज जो है ये एक लीडर था, ठीक है। इसे फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये डेमोक्रेसी का फादर था, ठीक है। ये अरिस्टोक्रेट में था पहले, यानी कि उससे पहले वाला जो निज़ाम चल रहा था, ओलिगार्की निज़ाम जो चल रहा था या टायरेनी जो निज़ाम था, ये उसका हिस्सा नहीं बना। इसने आकर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, इसलिए क्लाइस्थनीज का जो नाम है बड़ा फेमस है ग्रीक हिस्ट्री के वाले से। उसके बाद 547 BC ओलिगार्की एज गवर्नमेंट अनटिल पिसिस्ट्रेटस, ठीक है। तो पिसिस्ट्रेटस जो है ये वाला, ये जो है ये टेरेंट था, ये टेरेंट किस्म का रूलर था। तो इसके आने से पहले पहले ओलिगार्की जो निज़ाम चलता रहा है वो 547 में था। अच्छा, 547 BC में एक और जो काम हुआ वो था मनार्क अंडर पिसिस्ट्रेटस एंड हिज सन। पिसिस्ट्रेटस जो टेरेंट किस्म का रूलर था, जो उसका बेटा था, उसके नीचे जो मोनार्क थे, जो बादशाह थे, जो पिछले लोग थे, तो उनकी जो लाइफ जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 547 से 510 BC तक का जो दौर है, पिसिस्ट्रेटस सन्स मोनार्क फॉल्स, ठीक है ना। तो उसके सन की गवर्नमेंट आई और मोनार्क जो थे वो गिर गए, ख़त्म हो गए। 510 आ गया, एथेंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाई क्लाइस्थनीज। तो अब इसमें क्लाइस्थनीज का नाम आ गया जो हम इधर पढ़ के आए हैं। तो क्लाइस्थनीज जो था, जो इन्हीं में से था, ठीक है, मोनार्क फैमिली में से था या इस निज़ाम का हिस्सा था। तो क्लाइस्थनीज ने अपना लीडरशिप किरदार अदा करते हुए इसने आके एथेंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाई क्लाइस्थनीज, तो क्लाइस्थनीज ने यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली। इसने क्या किया, इसने इससे पहले तो जो सिस्टम था वो आपके सामने ही है, टेरेंट था, या उससे पहले मोनार्क था, बादशाह होता था। उसके बाद ऐसा बादशाह आ गया जो कि सारे इख्तियारात ही अपने पास, मोनार्क से भी काम बढ़ गया। तो क्लाइस्थनीज ने आके एक ऐसी तहरीक चलाई, इसने कहा जी आप जो है, जो इसने आके 10 ग्रुप बना दिए वहाँ पे ना, उस इलाके जियोग्राफिकली इसने डिवाइड कर दिया एथेंस को। और इसने कहा जी ये 10 ग्रुप हैं और अपनी जियोग्राफिकली जो अपने मसाइल हैं ये उस हिसाब से ये खुद डील करेंगे, ठीक है। तो 10 ग्रुप्स बनाए, फिर उनमें एक एक उसने उनका लीडर बना दिया। तो इस तरह करके इसने एक निज़ाम वहाँ से बनाना शुरू कर दिया ना, जियोग्राफिकली ग्राउंड पे इसने कर दिया। तो जियोग्राफिकली वो 10 थे, तो फिर उनके अपने अपने मसाइल, उनके अपने अपने राइट्स, उनके लिए रूल्स। तो इस तरह थोड़ा सा डेमोक्रेटिक नेचर आ गई, तो इसलिए इसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। 507 आ जाता है, इसाग्रस सीज पावर विद द 400 असेंबली। तो ये 400 लोगों की एक असेंबली बन गई, उन्होंने पावर अपने हाथ में करनी। तो इसाग्रस जो है ये भी
इसी के हवाले से डेमोक्रेसी के हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट इसका एक लीडर था। इसाग्रस ओवरथ्रोन बाई एथेंस पीपल। बाद में एथेनियन पीपल ने इन्होंने क्या किया, इन अल्लाह के बंदों ने इसाग्रस को जो है इसको भी निकाल दिया, इसकी छुट्टी करा दी इन्होंने 507 में। और 507 में ही फिर क्लाइसनस ब्रॉट बैक टू द सिटी ऑर्गेनाइज्ड। तो क्लाइसनस दोबारा जो है वो उसने सिटी को दोबारा ऑर्गेनाइज कर लिया, इसमें दोबारा डेमोक्रेसी उसने कायम कर ली। अब ये 400 असेंबली जो उसने बनाई थी, तो ये 400 दोबारा किस निज़ाम की तरफ लेके जा रहा था, ये बंदा दोबारा आप कह रहे हैं कि रूल बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी नोबल्स। तो ये ओलिगार्की निज़ाम की तरफ लेके जा रहा था कि कुछ नोबल्स 400 नोबल्स जो थे, एक इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो पूरे निज़ाम को चलाएगी और वो लीगल इस्टेब्लिशमेंट होगी। तो इसने आके दोबारा उसको ऑर्गेनाइज किया डेमोक्रेसी में। अच्छा, उसके बाद 470 से 450 BC का दौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे एथेन की गोल्डन एज भी कहा जाता है, उसे सो कॉल्ड गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो इसमें पेरिसलीस जो था ये लीडर, इसमें मैं पेरिसलीस जो लीडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें सामने आता है। पेरिसलीस जो है इसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट पर्सन है कि जो इसने डेमोक्रेसी का फर्स्ट डेमोक्रेटिक पर्सन इन द एथेंस, पेरिसलीस को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद 338 एथेंस सरेंडर टू फिलिप II एंड पार्ट ऑफ ग्रीक एम्पायर। तो उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीक एम्पायर बन गई एथेंस जो था ये। उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई स्पार्टन्स की, ठीक है। फिलिप II की गवर्नमेंट आ गई, इसने फतह कर लिया एथेंस को, और इसको ग्रीक एम्पायर जो कि बहुत बड़ी एम्पायर थी एथेंस को भी उसका हिस्सा बना लिया। तो 18th ये किंग था मैसिडोनिया का, ये जो फिलिप है, ठीक है। फिलिप II मैसिडोनिया का किंग था, 18th किंग था। इसने आके एथेंस को फतह किया और एथेन वालों ने सरेंडर कर दिया। तो इसने वहाँ पे आके इसको उस ग्रीक एम्पायर का हिस्सा बना लिया। और ग्रीक एम्पायर तो एक बड़ी एम्पायर थी उस दौर में। ग्रीक एम्पायर जो थी इसमें एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था इसका अपना। इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो ये चीज़ें जो नहीं मैं लिखी होती इसके अंदर वो आप लिख लिया कर, मैं बोल रहा होता हूँ। तो इसने ग्रीक एम्पायर का हिस्सा बना दिया। ग्रीक एम्पायर में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो थी एम्पायर्स थी, तो ग्रीक एथेंस को भी उसका हिस्सा बना लिया गया, ठीक है। 158 नंबर्स आते हैं हमारे पास जो उस वक्त ग्रीक स्टेट में थी, और 158 स्टेट्स जो थी वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था जनाब? वो भी अरिस्टोटल साहब ने बनाया था, ठीक है। तो अब हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको जब देखेंगे तो हमारा इंशाल्लाह हिस्ट्री के हवाले से ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट वर द डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ एथेंस। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो डिफरेंट कोर्ट थी हमने ये डिस्कस किया है कि एथेंस की जो कोर्ट थी, जो उनकी असम्बली थी, उनकी कोर्ट और असम्बली एक ही थी, उसी जगह पर फैसले होते थे। इसका ही जिक्र आता है। उसमें 201, 501 और 1501 मेंबर होते थे, ठीक है। उनकी जो जूरी होती थी, वहाँ पे कोई जज नहीं होता था, हाँ मजिस्ट्रेट होता था। वो जो 200 के साथ एक लगा हुआ है वो एक मजिस्ट्रेट का है, 501 ये एक नंबर मजिस्ट्रेट का है, 1501 में भी एक मजिस्ट्रेट है, वो फैसला करता था। लेकिन वो फैसला उसका नहीं होता था, वो जो लोग 200 लोग बैठे होते थे उनका वो फैसला होता था। कोई भी बंदा अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकता था, और उस पर वो उनकी सिविल कोर्ट भी थी, और सिविल कोर्ट के लिए तादाद 200 थी, और क्रिमिनल केस के लिए 501 से 1501 तक के लोग होते थे। और वो किसी भी ऊंची जगह पर, खुली जगह पर बैठ के ये कोर्ट लगाते थे और ये काम करते थे, ठीक है। What called when they vote to kick out somebody to city। अगर वो किसी को सिटी से निकालना चाहते थे, एथेंस सिटी से, तो उनका क्या तरीकाकार था? एथेंस सिटी से निकालने के लिए उनका एक तरीकाकार था, एक खास पॉलिटिकल प्रोसीजर था, जिसे कि ओस्ट्रासिज्म, OSTRACISM, ओस्ट्रासिज्म कहा जाता है। ओस्ट्रासिज्म प्रोसीजर के जरिए वो ना सिर्फ किसी आम आदमी को निकालते थे, बल्कि किसी नोबल को, किसी वेल्दी को, पावरफुल जो पॉलिटिकल फिगर था उसको भी निकाल सकते होते थे इस निज़ाम में। ये एक बड़ी अच्छी उनके निज़ाम में थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज एथेंस ओरिजिनली गवर्नमेंट। ओरिजिनल कौन सी गवर्नमेंट थी एथेंस सिटी में? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एथेंस सिटी में ओरिजिनल जो गवर्नमेंट थी वो 4 तरह की थी। बिफोर 800 BC वहाँ पे मोनार्की थी, और 800 से 650 तक वहाँ पे जो निज़ाम था वो ओलिगार्की था, ठीक है। और इसके बाद 650 से 500 BC तक टेरेनी, और उसके बाद 500 आफ्टर 500 डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो ये निज़ाम से डेमोक्रेसी को लोग ज़्यादा एथेंस से जोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे ये निज़ाम शुरू हुआ था। तो इसका जवाब आप ये भी लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी। नंबर 4 है, व्हाट काज पीपल टू वांट डेमोक्रेसी। लोग डेमोक्रेसी की ख्वाहिश क्यों करने लग गए? ज़ाहिर सी बात है, मोनार्की में
किंग आली नाल होता था, वो अपनी मर्जी करता था। उसके बाद जब ओलिगार्की निज़ाम आया तो वो भी कुछ नोबल लोग थे, कुछ नोबल थे, उनके हाथ में था निज़ाम, ठीक है ना। उसके बाद टेरेंट्स थे जो बिल्कुल ही जिन्होंने इख्तियारात अपने हाथ में, तो लोगों को जो है फिर इस टेरेंट्स के दौरान, टेरनी जो पीरियड है इसके दौरान वार्स हुई। उस वार्स में लोगों का बड़ा नुकसान हुआ और उस नुकसान ने लोगों को मजबूर किया। और फिर इसके दौरान कुछ पॉलिटिकल आप कह लें कि मूवमेंट्स चली, पॉलिटिकल फिगर सामने आते, ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। सोलन का नाम एक आता है, क्लाइस्थनीज का नाम आता है, उसके बाद एफिलेटीज का नाम आता है 462 बीसी में, एफिलेटीज 462 बीसी, ठीक है ना। सोलन 594 बीसीई और क्लाइस्थनीज ये आता है। ये 3 नाम हैं। ये वो लोग थे जिनको फ्यूनरल लीडर भी कहा जाता है, कि जब वार हुई, वार के बाद फ्यूनरल होता था तो वहाँ पे ये डेथ पे इकट्ठे होते थे, इनको वो मौका मिलता, सुकोयन से ये फ़ायदा उठाते थे और ये वहाँ पे अपनी स्पीचेस कर कर के लोगों को, इन्होंने डेमोक्रेसी की जो है, आप कहने के लोगों के अंदर डेमोक्रेसी की रूह फूंकी और एक निज़ाम मुतारफ़ कराया और लोग डेमोक्रेसी में आ गए, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अरिस्टोक्रेट फॉर्म्ड एथेंस डेमोक्रेसी। तो एथेंस की डेमोक्रेसी किसने बनाई? तो ये जो है ये काम शुरू तो सोलन ने किया था। ही वाज फ्रॉम अरिस्टोक्रेट एंड ही लेफ्ट अरिस्टोक्रेसी एंड वोट एंड ट्राई एंड मूवमेंट एंड रन अ मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, बट फाइनली क्लाइस्थनीज इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस सिटी, ठीक है जी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हुज फ्यूनरल स्पीच सिम्बलाइज्ड एथेंस गवर्नमेंट एंड इट्स क्वालिटीज़। किसकी स्पीचेस जो हैं वो सिम्बलाइज करती हैं, अलामती तौर पे मानी जाती हैं एथेंस गवर्नमेंट और इसकी क्वालिटीज़ से रिलेटेड। तो पेरिसलीज फ्यूनरल, ठीक है ना, उसकी जो फ्यूनरल स्पीचेस हैं वो मानी जाती हैं। पेरिसल जो था ये फ्यूनरल से बड़ा इसने फ़ायदा उठाया और लोगों को डेमोक्रेसी की इसने जो है दावत दी और इस मकसद में ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इसके बाद नंबर 8 पे, व्हाट 3 फाइनल क्वालिटीज़ वर दे। तो उनकी फाइनल 3 क्वालिटीज़ गवर्नमेंट की, उस पोलिटिकल निज़ाम की क्या थी? तो उसमें एक तो असम्बली होती थी, ठीक है। असम्बली के बाद वहाँ पे जो था उनकी काउंसिल होती थी, या जिसे जूरी आप कह लें, अदालत कह रहे हैं। असम्बली के बाद 500 लोग होते थे, ठीक है ना। उसके बाद पीपल की कोर्ट होती थी, लोगों की अदालत होती थी, ठीक है ना। लोगों की अदालत होती थी, लोग ही फैसला करने वाले होते थे और लोगों की असम्बली होती थी। ये 3 उनमें ख़ास क्वालिटीज़ पाई जाती थी। नंबर 9, व्हाट डज डेमोक्रेट मीन। डेमोक्रेट का क्या मतलब है? तो मैंने ऊपर ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, डेमोज मीन्स वोट और मीन्स, और वोट से मुराद उस दौर में डेमोज का मतलब आप मेल लिखें, बल्कि मेल, ठीक है ना, क्योंकि उस दौर में मेल सिटीजन्स, वोट का जो राइट था वो मेल सिटीजन्स के पास था, वो फीमेल्स के पास नहीं था और ना ही वो स्लेव्स के पास था। और क्रेट्स मीन्स पावर, तो ये वोट की पावर, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कि ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, क्या है। ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन ये था, एक काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी अरिस्टोटल की बुक ट्रीटाइज है इसके ऊपर। और अरिस्टोटल की ये जो बुक उस वक़्त ग्रीक के अंदर 158 स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट था। यस, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं जिसमें हमने चीज़ें जो पढ़ ली हैं, हमने इनकी कोर्ट्स को पढ़ लिया है, इनके जो निज़ाम हमने पढ़ा है किसी को किक आउट करने का, ऑस्ट्रासिज्म। इसके अलावा हमने इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो पढ़े हैं, एफिलेट्स, सोलन और क्लाइस्थनीज, जो कि इनके डेमोक्रेटिक लीडर हैं। इसके बाद हमने इसको फ्यूनरल स्पीचेस को पढ़ लिया है, पेरिसलीज को, और उसके बाद ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसका ग्रीक का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा समराइज वे में इनकी एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री बता दी है, 4 हिस्सों में डिवाइड करके, मोनार्की, ओलिगार्की, टायरनी, डेमोक्रेसी, और इंपॉर्टेंट डेट्स जिनमें ये लीडर पैदा हुए, जिनमें वहाँ पे जो जो निज़ाम हुए, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इतना क्वेश्चन लिखने के बाद ये 24 मिनट की वीडियो बन गई है, और ये मैं 24 मिनट बोला हूँ, ठीक है। अगर आप आई थिंक सो 24 मिनट लिखते भी रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। और इसमें मैंने ऐसा कोई टॉपिक, कोई भी पहलू मैंने ग्रीक लॉ हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।